नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर और अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया। इस बीच उन्होंने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव का मना रहा है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में वीरों की शहादत को नमन किया और केंद्र सरकार सबका साथ और सबका विकास पर काम करती है। कोरोना महामारी का ये तीसरा साल है जिसमें भारत की वैक्सीन दुनिया भर में जान बचा रही है और कोरोना के बीच देश मजबूती से लड़ रहा है। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने सभी सांसदों का बजट सत्र में स्वागत किया और कहा, आज के हालात में भारत के लिए कई अवसर है। बजट सत्र के देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें पूरे साल का खाका तैयार होता है और बार बार चुनाव से संसद का सत्र प्रभावित होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है। इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने वित्त साल 2023 के लिए 8 से 8.5% की विकास दर का अनुमान लगाया है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के 9.2% बढ़ने का अनुमान है। यह इस महीने की शुरुआत में जारी पहले अग्रिम अनुमानों के मुताबिक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री समृद्धि योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के तहत 6,000 रुपए की धनराशि प्रति माह 500 रुपए रूप में दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि जिन परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है वो लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वहीं सीएम ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी परिवार के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, किसान मानधन योजना, श्रम योगी मानधन योजना, लघु व्यापारी योजना और फसल बीमा योजना को जोड़ा गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर आमजन के हित में केंद्रीय बजट पेश होगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बजट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा करते हुए नदियों को जोड़ने के लिए बड़ा पैकेज घोषित किया गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार पॉलिसी तैयार कर रही है। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वालों को सब्सिडी भी मिलेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बड़े वाहनों को भी व्हीकल की ओर से जाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के वाहनों के विकल्प के तौर पर ई वाहनों को बढ़ाया दिया जाएगा। पंजाब चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर बीजेपी चाहेगी तो वे प्रचार में भाग लेंगे। फिलहाल रैलियों पर रोक लगी हुई है। फरीदाबाद सिविल अस्पताल के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक नयन पाल रावत के निवास पर प्रदर्शन कर उन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायक नयन पाल रावत ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वे उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,09,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 959 लोगों की हुई मौत। केरल में कोरोना वायरस के 51,000 के पार नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश सरकार ने जनता से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 22,444 नए मामले सामने आए हैं। 45,000 के पार लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। वहीं 103 लोगों की मौत भी हो गई है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 22,238 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश सरकार ने जनता से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। कर्नाटक में कोरोना वायरस के 28,464 नए मामले सामने हैं। प्रदेश सरकार ने जनता से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 10,310 नए मामले सामने हैं। प्रदेश सरकार ने जनता से कोरोना गाइडलाइन करने की अपील की है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 3,918 नए मामले सामने आए हैं। 17 मरीजों की मौत भी हो गई है। एक दिन में 5,000 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 1,267 नए मामले सामने आए हैं। 3 मरीज की मौत भी हो गई है। एक दिन में 1,400 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए।
फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 222 नए मामले सामने आए हैं। 800 से ज्यादा मरीजों की मौत भी हो गई है और एक संक्रमित की मौत हो गई। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 103 नए मामले सामने आए हैं। 208 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। वहीं एक्टिव केस की संख्या 500 के पार। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 207 नए मामले सामने आए हैं। 183 रिकवर होकर अपने घर लौटे। वहीं एक्टिव केस की संख्या 600 के पार। हिसार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 248 नए मामले सामने आए हैं। 138 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। वहीं एक्टिव केस 1400 के पार। करनाल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 96 नए मामले सामने आए हैं। 220 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। वहीं एक्टिव केस 1200 के पार। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 244 नए मामले सामने आए हैं। 417 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। गुरुग्राम में सिनेमा घर मल्टीप्लेक्स खोल दिए गए हैं। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक 50% सीटें ही दर्शकों के लिए बुक ही की जा सकती है। वहीं हर शो के बाद पूरे हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही टिकट भी पहले की तरह ही मोबाइल पर लगेगा। प्रदेश भर में केंद्र सरकार के वादे खिलाफी के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। करनाल के मिनी सचिवालय में सैकड़ों किसानों ने जोरदार हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि आंदोलन स्थगित करने के दौरान समझौते में जो केंद्र सरकार ने किसानों से वादा किया था वो पूरा नहीं किया जा रहा है। फतेहाबाद में भी किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया है और नारेबाजी करते हुए किसान सड़कों पर उतरे। रोहतक में भी संयुक्त किसान मोर्चा के बयानों तले किसानों ने मानसरोवर में इकट्ठा होकर जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कुरुक्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने जिला मुख्यालय पर विश्वासघात दिवस मनाया और डीसी को ज्ञापन सौंपा। रेवड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार की वादा खिलाफी को लेकर प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर विश्वासघात दिवस मनाया। वहीं राज्यपाल और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। गोलाचिका में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में आंगनबाड़ी वर्कर महिलाओं की अहम भूमिका रही। यमुनानगर में भी संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने इकट्ठा होकर जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। गुरुग्राम में किसानों ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी का आरोप लगाया। विवादित रहेजा बिल्डर की निवेशकों से एक और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फर्जीवाड़े के कारण गुरुग्राम के सेक्टर 109 स्थित रहेजा अर्धा सोसाइटी का बिजली कनेक्शन अभी भी कट सकता है। विभाग ने 2014 में रहेजा अर्थवा का पार्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया था, जिसमें रहेजा बिल्डर को 45 दिन में यहां बिजली का आवासीय कनेक्शन जारी करना था। लेकिन 2014 से लेकर अब तक बिल्डर ने रहेजा तथा रेजिडेंट से 15 करोड़ का ईडीसी और आईडीसी किया है। पथला के गांव दूधोला की पंचायत ने देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 90 एकड़ जमीन फ्री में सरकार को दी थी। लेकिन अभी तक एक भी नौकरी ग्रामीणों को नहीं मिली है। इसको लेकर ग्रामीणों लोगों ने अपने बच्चों को ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए विधायक नयनपाल राघव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। विधायक नयनपाल रावत ने भी ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करेंगे और जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मैम चौबीसी के गांव बलंबा में ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने जलघर पर प्रदर्शन किया और कहा कि जलघर की ना चार दीवारी है और ना ही मुख्य गेट।
ग्रामीणों ने कहा कि चारदीवारी टूटने के कारण बाहर का गंदा पानी जलघर के टैंकों में भर जाता है। वहीं सप्लाई लाइन में भी जगह जगह पर लीकेज है, जिसकी वजह से गलियों को गंदा पानी सप्लाई आता है। सोनीपत के गांव बागडू खुर्दे में किसानों की कई फसलें जलमग्न हो गई हैं। किसानों ने फिर फसलों की स्पेशल गिरदावरी की मांग उठाई है। गांव में 500 एकड़ से ज्यादा गेहूं की फसल बेमौसमी बारिश की भेंट चढ़ गई है। गांव के पशुओं के सामने चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है और इसके लिए गांव के लोग अपने पशु बेच रहे हैं। उत्तर भारत की सबसे ज्यादा बोई जाने वाली गन्ने की वंडर वैरायटी CO 238 पर हुए हैं बीमारी के हमले से गन्ने की खेती के साथ चीनी उद्योग पर बड़ा संकट खड़ा होने की आशंका बढ़ गई है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गन्ने की CO 238 का रकबा 75 से 80% है। अब गन्ने की वैरायटी पर टॉप बोरर बीमारी का हमला खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुका है। गन्ने की इस वैरायटी पर हुए बीमारी के हमले से किसान चिंतित है और गन्ने की पैदावार में 60% तक का नुकसान देखा जा रहा है। रेलवे के डिविजनल मैनेजर TP गर्ग ने अपनी टीम के साथ फरीदाबाद पलवल सेक्शन में रेल परिचालन सुरक्षा का जायजा लिया। DRM DP गर्ग ने कहा कि हर 2 से 3 महीने बाद सभी स्टेशनों की परिचालन व्यवस्था को चेक किया जाता है और कर्मियों का सुधार किया जाता है। यमुनानगर की इकोनॉमिक्स सेल की टीम ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करते थे। आरोपी के खिलाफ इससे पहले अंबाला में भी नौकरी दिलाने के एवज में पैसे लेने का मामला दर्ज हुआ है। अब पुलिस ने इन दोनों शातिर ठगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। तो शाम मुहिम में हुए डाडम हादसे में पुलिस ने गैर इजहार हत्या का केस दर्ज कर लिया है और पहले से दर्ज FIR में एक और धारा जोड़ दी है। गोवर्धन माइंस के खिलाफ मृतकों के परिजनों ने मामला दर्ज कराया है। हादसे की जांच के लिए 8 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। वहीं जल्द ही हादसे से जुड़ी रिपोर्ट आ सकती है। गुप्त सूचना के आधार पर रेवाड़ी की कोसली पुलिस ने सैनिक कॉलोनी में लंबे समय से चल रहे देह व्यापार में संलिप्त 2 महिलाओं सहित दलाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए अभी सभी आरोपियों से ग्राहक से लिए 500 रुपए और उनके मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। बहरहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। वहीं बरामद मोबाइल फोनों के माध्यम से पुलिस अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में मौजूद एक ATM पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हुए 2 चोरों को पब्लिक ने रंगों हाथ पकड़ा है। वहीं इसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और मौके पर पुलिस पहुंची। वहीं दोनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया। स्क्रैप ठेकेदार के पिता पर जानलेवा हमले के आरोप में मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को रेवाड़ी की बावल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल 2 देशी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों को 1 दिन में रिमांड के लिए पुलिस जांच कर रही है। गुरुग्राम में पुलिस ने शातिर स्नैचर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी दर्जनों वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों से गायब मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस की आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। वहीं वारदातों का खुलासा हो सकता है। झांसी में भगत सिंह रोड स्थित सिद्धि विनायक ग्राहक सेवा केंद्र से 10 लाख रुपए से भरा बैग चोरी करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों की CCTV फुटेज जारी की है। सिरसा के गांव मुसाहिबवाला के निकट तेज रफ्तार बस की टक्कर लगने से ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। पलवल में होटल की अपराध शाखा पुलिस ने NH 19 पर हरियाणा डबचिक मोड़ पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 40 लाख रुपए की कीमत का 52 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मौके पर 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है।
सिरसा से हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने स्कूटी सवार तस्कर को 40 किलो गांजा सहित गिरफ्तार किया है। गांजे की कीमत 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपी नशे का आदी है। एक के खिलाफ पहले भी तस्करी का मामला दर्ज है। वहीं दोनों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। प्रतला के गांव प्यासा से लेकर सिकरी गांव तक सड़क टूटी हुई है, जिसके चलते यहां से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द ही इस रोड को ठीक किया जाए। नदिया में चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर हाथ साफ कर लिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं जांच में जुटी। करनाल के तेरावड़ी में गैंगवार हुआ है, जिसमें एक युवक को गोली लगी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। युवक के दोस्तों ने बताया कि पुरानी रंजिश के तहत ये हमला किया गया। घायल युवक जबरा ग्रुप का है और जबरा गैंग और नरेश अंजन थली गैंग के बीच काफी लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी। जबरा काफी समय से पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था और नरेश अंजन थली अभी भी जेल में है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि दो युवकों को गोलियां लगी हैं। आसपास के लोगों ने भी गोलियों की आवाज सुनी है। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बल्लभगढ़ में एटीएम में छेड़छाड़ पर पैसे निकालने के आरोप में चावला कॉलोनी चौकी टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान मेवात निवासी कैफ और रफीक के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गत दिवस कोर्ट में पेश कर दिया गया है। 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से मोटरसाइकिल और 2000 की नकदी भी बरामद हुई है। यमुनानगर में कोहरे और धुंध के चलते आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनमें वाहन चालक अपने वाहनों को धीमी गति से चलाने को मजबूर है। वहीं कोहरा फसलों के लिए लाभदायक बताया जा रहा है। जिले में जहां पारा लुढ़क कर 4 से 5 डिग्री तक जा पहुंचा है, वहीं धुंध और ठंड ने आम लोगों को का जीना मुश्किल कर दिया है। वहीं भारी ठंड के चलते लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। जो वाहन चालक मजबूरी से घर से निकल रहे हैं, वो धीमी गति से वाहन चला रहे हैं। भिवानी जिले में भले ही धुंध की चादर सिमट गई हो, लेकिन पाले ने रबी की फसलों को खराब करना शुरू कर दिया है। सुबह गिरे पाले का सबसे ज्यादा असर सरसों पर होने लगा है। सरसों की फसल के पत्तों पर बर्फ के छोटे छोटे कण दिखे, जो कि सूर्य उगने के करीब आधे घंटे तक पत्तों पर जमे रहे, बाद में ही पिघलकर जमीन पर गिरे। वहीं गेहूं और जौ की फसल में कड़ाके की ठंड का फायदा होगा। वहीं सब्जियों की फसलें पाले में प्रभावित होंगी। दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में देर रात एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। बापूपुरवा थाना अंतर्गत टाटमील चौराहे पर एक अनियंत्रित इलेक्ट्रिक बस ने ट्रैफिक बोर्ड को तोड़ते हुए राहगीरों और वाहन चालकों को कुचल दिया। जानकारी के मुताबिक बस घंटाघर चौराहे से किदवई नगर जाने के लिए निकली थी। अचानक बस अनियंत्रित होकर हादसे की शिकार हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। वहीं हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है। वहीं हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कानपुर लाला लाजपत राय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कानपुर सड़क हादसे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर दुख जताया और परियोजनाओं को खोने वाले परिवारों के प्रति गहन संवेदनाएं भी की हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने हादसे में घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है और लिखा, बस दुर्घटना से अत्यंत दुखी हुआ हूं। कानपुर सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, कानपुर में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। बिग बॉस 15 की विजेता बनी तेजस्वी प्रकाश टॉप 3 में करण कुंद्रा और प्रतीक सहजपाल को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने ट्रॉफी हासिल कर ली है। इनाम में विजेता को 40 लाख रुपए भी दिए गए।